देखिए आज भाई आपका ये पुलिस एक्ट समाप्त करना है। और सेकंड पीरियड में आपका आज से एविडेंस शुरू होगा, 3 दिन चलेगा आपका। यानी कि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। तो जो लोग पहले जा रहे हैं, आपका वीडियो देख लेंगे या लाइव क्लास एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन तो मिल ही जाएगा, एक दिन हो सकता है छूटे। तो आपका पुलिस एक्ट में कल आपका मैंने कल चला था पुलिस एक्ट। और पुलिस एक्ट आपका आगे बढ़ाया जाए उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में। देखिए कहाँ तक आपका कल पढ़ाया गया था। ये आपका इधर से भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, यानी कि हर एक धारा ही महत्वपूर्ण है, अब किया क्या जाए। और देखिए आपका अध्याय 6 शुरू करना था हमें, चैप्टर 6। यानी कि आपका चैप्टर 6, तो पहले तो आपको हमेशा बताया जा रहा है कि चैप्टर वाइज भी तैयार रखिए कि किस अध्याय में क्या है। एक लिस्ट बनाकर रट लेना चाहिए कि किस अध्याय में क्या है और वह अध्याय किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक दिया गया है। तो अध्याय 6 में पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और ये जो किया गया है, धारा आपका 50 से लेकर और आपका धारा 61 तक, यानी कि धारा 50 से लेकर धारा 61 तक में दिया गया है पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान। तो आइए धारा 50 देखा जाए, विशेष अपराध अन्वेषण इकाइयाँ। तो यहाँ आपका जो पूछ सकता है कि स्पेशल आपका ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट की स्थापना कौन कर सकती हैं। तो आपका जवाब रहेगा राज्य सरकार। अब ये है कि पहला खंड देखिए, राज्य सरकार एक अधिकारी के अधीन जिसका पद पुलिस उपनिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा, पुलिस जिले अथवा पुलिस थाने हेतु विशेष अपराध अन्वेषण इकाइयां सृजित कर सकती हैं और उन अपराधों का उल्लेख कर सकती हैं जिनका अन्वेषण इस यूनिट द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन आपका बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि विशेष अपराध अन्वेषण इकाई कौन सृजित करती हैं। तो आपका जवाब रहेगा राज्य सरकार। दूसरा आपका क्वेश्चन प्री में बन सकता है कि इसका जो हेड होगा वह किसे बनाया जा सकता है। तो दे देगा निरीक्षक के स्तर का नीचे का न हो, फिर आपका दे देगा पुलिस अधीक्षक के स्तर का नीचे का न हो, पुलिस उप अधीक्षक के स्तर का नीचे का न हो, और पुलिस उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर या एसआई के नीचे का न हो वह पुलिस अधिकारी। तो यही सतर्क रहना, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो किससे नीचे का वह पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो पुलिस उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर, यानी कि इसको एसआई कहते हैं। माने किसी एसआई को या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी को इसका चार्ज सौंपा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरा खंड देखिए, ऐसी इकाइयों में तैनात पुलिस अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक की लिखित अनुमति से ही दूसरी ड्यूटी में लगाया जाएगा। तो एक लाइन आया कि जो स्पेशल अन्वेषण टीम होगी अगर उसको दूसरे कार्यों में लगाया जाता है तो ये पूछ सकता है कि किसकी लिखित अनुमति होनी चाहिए। तो डीजीपी की, यानी कि पुलिस महानिदेशक। अब आइए धारा 51 देखा जाए। धारा 51 से भी क्वेश्चन बनता है, सार्वजनिक स्थानों के आरक्षण और अवरोध निर्माण करने की शक्ति तथा सार्वजनिक स्थानों पर संगीत तथा ध्वनि संयंत्रों के प्रयोग को नियंत्रित करना। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सार्वजनिक स्थानों का रिजर्वेशन या बैरियर लगाना किस धारा में, या संगीत का या ध्वनि संयंत्रों को कंट्रोल करना
या कितना तीव्रता में बजेंगे, किस समय बजेंगे, ये कौन निर्धारित कर सकता है? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आपका पुलिस अधीक्षक, भाई अच्छे से याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार यूपी एपीओ में भी आया, और जो ध्वनि नियंत्रक हैं उस पर क्लास वाइज भी यूपी में क्वेश्चन बना है। और यूपी में जो सेक्शन है, पुराना जो पुलिस अधिनियम है, वह धारा 30 का क्लास 4 है। लेकिन अभी पुराना पुलिस अधिनियम से मतलब नहीं है, आपका धारा 51 याद रखना है कि कौन संगीत तथा ध्वनि संयंत्रों के प्रयोग को कंट्रोल करने का निर्देश दे सकता है। तो क्या जवाब आपका रहेगा? पुलिस अधीक्षक। अब हो सकता है कि चूंकि यूपी में क्लास वाइज ये क्वेश्चन बना है, तो बैरियर और आरक्षण इत्यादि मार्ग को अवरोधित करना ये तो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर या आदेश पर होगा। लेकिन आपका क्लास 3 काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से अंडरलाइन करिए अलग से। क्लास 3 हो सकता है कि यूपी का मॉडल अगर आपका उत्तराखंड में दे तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि संगीत को या ध्वनि संयंत्रों के प्रयोग को नियंत्रित करने का आदेश धारा 51 के किस क्लाज के तहत दिया जाता है। तो यूपी में चूंकि क्लाज वाइज क्वेश्चन बना है, तो यहाँ भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेक्शन 51 का कौन सा क्लाज है? 3, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हो सकता है कितना अंदर जाकर पूछ सके। आपका यहाँ चांस है, कौन कर सकता है रेगुलेट? तो एसपी या पुलिस अधीक्षक, बस एक लाइन। इसके बाद आपका धारा 52 विधि और व्यवस्था बनाए रखना। तो आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कार्य किसका है? और आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे तो धारा 52 भी आपका महत्वपूर्ण है। यानी कि धारा 52 इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह धारा आपका पुलिस अधिनियम की धारा, जो पुरानी धारा है 34 से कुछ रिलेटेड है। तो विधि और व्यवस्था बनाए रखना, तो आपका देखिए पहला खंड से ही क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो ये बनेगा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का प्रावधान आपका किस सेक्शन के तहत है? तो सेक्शन 52 मारेंगे। फिर आपका पुलिस जिले के संबंध में अधीक्षक, अधीक्षक माने पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए साधारण या विशेष आदेश दे सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन बन सकता है कि पहला क्वेश्चन ये बना कि विधि और व्यवस्था बनाए रखने का आदेश कौन दे सकता है? तो पुलिस अधीक्षक। दूसरा देगा जिला मजिस्ट्रेट। तीसरा दे देगा पुलिस महानिदेशक, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका अगर ऐसा मॉडल रहे तो पुलिस अधीक्षक मारना है। क्या मारना है? फिर दूसरा मॉडल देखिए, पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट देगा पुलिस अधीक्षक की सहमति से, और पुलिस अधीक्षक देगा जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से। ये दूसरा मॉडल बन सकता है। तो इसमें कौन सही रहेगा? चौथा ऑप्शन, यानी कि पुलिस अधीक्षक आदेश देगा लॉ एंड ऑर्डर का किसकी सहमति से? जिला मजिस्ट्रेट। ये दो मॉडल यहाँ बन सकते हैं। भाई आपका आमोद प्रमोद के स्थान है, आपका सार्वजनिक मार्ग है, आम रास्ता है, जलूस है, किस आपका गली से गुजरेंगे, आपका किस इलाके से गुजरेंगे इत्यादि आपका कह सकते हैं। कि अब यहाँ जो पूछ सकता है कि आप अगर जलूस या निकालना चाहते हैं तो एक सूचना एसपी को दीजिए। यानी कि यहाँ जो आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वह ये बन सकता है आपका धारा 52 का 1 का क्लाज सी बन सकता है अलग से। देखिए, किसी सार्वजनिक मार्ग, गली या आम रास्ते पर जन समूह और जुलूसों को विनियमित करने
और किस रास्ते से जुलूस निकलेंगे और किस समय निकलेंगे इसको भी एसपी निर्धारित कर सकता है। किसकी सहमत से? डीएम की सहमत से। ये हो सकता है अलग से पूछ ले। इसके बाद आपका खंड, आपका जो ई है यानी कि अंग है आपका, वो भी महत्वपूर्ण है। यदि उपर्युक्त खंड घ में उल्लिखित किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है या सूचना प्राप्त होने और समाधान होने पर कि यदि ऐसे जुलूस या जनसमूह को कंट्रोल या रेगुलेट किए बिना अनुमति दी जाती है तो उससे शांति भंग होने की संभावना है, तो ऐसी दशा में तो वह आवश्यक शर्तें जो लगा सकता है यानी कि विहित कर सकता है और वह जुलूस उन्हीं शर्तों के अनुसार ही संचालित होगा। तो ये कौन कर सकता है? जो इस धारा में अधिकारी है। तो अधिकारी कौन है? एसपी। यानी कि एसपी किसकी सहमत से ये सब निर्धारित करता है? डीएम। माने डीएम भी रजामंद हो। इसके बाद आपका आ जाइए धारा 53, यातायात का विनियमन। तो यातायात का भी रेगुलेशन कौन कर सकता है? पुलिस अधीक्षक कर सकता है। बस एक क्वेश्चन बन सकता है किस धारा में? धारा 53 में। इसके बाद 54 आपका एक लाइन का बन सकता है, साक्षी का संरक्षण किस धारा में? तो धारा 54 में। तो गवाहों को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए, उनका नाम ओपन न किया जाए, ये भी हो सकता है। उनका कह सकते हैं परिवहन की व्यवस्था करना, उनके लिए आवास प्रदान करना, वित्तीय सहायता करना इत्यादि कार्य आपका राज्य सरकार कह सकते हैं कि राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकारी ये सब कर सकता है। यानी कि गवाहों का नाम भी क्या रखा जा सकता है? गुप्त। तो यहाँ से भी आपका कम है। इसके बाद आपका धारा 55, पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास। इसको जब भी पढ़िएगा कि पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास किया जाता है तो इसको आपका सीआरपीसी की धारा 357 ए से जोड़कर पढ़िएगा। पीड़ित प्रतिकर योजना यानी कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। वहीं पुनर्वास के लिए देखिए आपका एक लाइन बस जानना है कि राज्य सरकार अपराधी पक्ष से पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सहायता के रूप में समुचित उपाय कर सकती हैं। यानी कि आपका पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास कौन कर सकती है? राज्य सरकार करती है। और आपका पीड़ित कौन होगा इसकी परिभाषा दी गई है आपका धारा 2 में। और सीआरपीसी भी जोड़ लीजिएगा। पीड़ित की परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ है? 2WA। इसके बाद आपका धारा 56 भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपका रक्षकों की भर्ती यानी कि विलेज गार्ड आ जाएगा। तो विलेज गार्ड की भर्ती किस धारा के तहत? 56 के तहत। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे यूपी में जब आप पढ़ेंगे माने उत्तराखंड के बाद पुलिस एक्ट, तो यहाँ ग्राम चौकीदार मिलेगा और ग्राम चौकीदार यहाँ अलग होगा क्योंकि यहाँ ग्राम चौकीदार पर कंट्रोल इत्यादि डीएम करते हैं। लेकिन उत्तराखंड चूंकि नया कानून बना है तो उत्तराखंड में अब डीएम से पावर हटाकर सब कुछ पावर याद रखिए किसको दिया गया है? एसपी को। तो ग्राम रक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, कौन बर्खास्त करेगा इत्यादि अगर पूछा जाए तो अब डीएम वहां न मारिएगा, क्या मारना है? पुलिस अधीक्षक। लेकिन जब आपका यूपी के लिए पुलिस एक्ट पुराना चलेगा तो वहां आपका डीएम पढ़ाया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में भाई एसपी याद करके जाएगा, डीएम नहीं। मैं फिर बता दूं। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आपका पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक गांव या कई गांवों के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा आपका
माने विलेज गार्ड या ग्राम के रक्षकों की क्या की जाएगी, भर्ती। यानी कि एक गांव के लिए एक रक्षक या कई गांवों के लिए एक रक्षक होगा। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। अब ये है कि गांव से ही लोग चुने जाएंगे, तो एज पूछ सकता है कि ग्राम रक्षक की योग्यता के लिए एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 साल और अधिकतम 60 साल। इसी बीच के लोग क्या चुने जाएंगे, ये पूछ सकता है कि 20 से 40, 40 से 60, 30 से 60, इनमें से कोई नहीं। तो 30 से क्या मार कर आएंगे, 60। भाई अच्छे से तैयार रखे, कहाँ से कहाँ तक, 30 से लेकर कहाँ तक, 60। इसके बाद आपका गांव के लोगों को भर्ती ही किया जाएगा बॉडीगार्ड के माने गार्ड के रूप में, विलेज गार्ड के रूप में। तो वरीयता क्रम भी देखी जाएगी। गांव में ये देखा जाएगा कि क्या कोई भूतपूर्व सैनिक या अर्धसैनिक बल का सदस्य है तो उसे लिया जाए, वो नहीं है तो होम गार्ड या प्रांतीय रक्षक बल के सदस्य को लिया जाए, वो नहीं है तो खिलाड़ी देखा जाएगा, और खिलाड़ी भी नहीं है तब कोई अन्य व्यक्ति को ग्राम रक्षक नियुक्त किया जाए। वैसे कम चांस है ये पूछने का, लेकिन याद रखिएगा। अगला देखिए आपका पदावधि पूछ सकता है। तो ग्राम रक्षक के रूप में जो भी व्यक्ति नियुक्त होगा उसकी पदावधि पूछा जा सकता है, 3 वर्ष की होगी, और फिर वह रेनुअल किया जा सकेगा। यानी कि पदावधि पूछी जा सकती है, कितने साल के लिए एक बार नियुक्त होगा, 3 साल। पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा होगा, इसमें भी आपका कोई शक नहीं है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बने, फिर हम बता दें एक बार आपका 56 में कि ग्राम रक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा, एसपी द्वारा। एज कितनी होनी चाहिए ग्राम रक्षक के लिए, 30 से 60 के बीच में। कार्यकाल कितना होता है, 3 साल। आपका पुनर्नियुक्ति या पुनर्विचार का पात्र होगा कि नहीं, होगा। यानी कि पुनः उसे ग्राम रक्षक नियुक्त किया जा सकेगा। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, अधिकतम ज़्यादा चांस है। इसके बाद आइए 57, गांव का रक्षक अवैतनिक कार्य करता होगा तो वेतन मिलेगा कि उसे मानदेय और जेब खर्च मिलेगा, तो वेतन नहीं मिलेगा, उसे मानदेय और जेब खर्च मिलेगा। और किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और जो गांव का रक्षक होगा वह पब्लिक सर्वेंट होगा, यानी कि लोक सेवक होगा। तो आईपीसी की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है, 21 में। तो बस ये आपका वेतन न मार दीजिएगा, मानदेय और क्या मिलेगा, जेब खर्च। कौन निर्धारित करेगी, राज्य सरकार करेगी। इसके बाद 58, गांव के रक्षक की पहचान। तो गांव के रक्षक की पहचान के लिए एसपी द्वारा उसे पहचान पत्र दिया जाएगा, वर्दी दिया जाएगा, बैज दिया जाएगा, और फोटो युक्त क्या दिया जाएगा, पहचान पत्र। इसके बाद 59, रक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या होंगे। तो ग्राम के रक्षक का मुख्य कर्तव्य यही है कि गांव का चौकी पहरा दे, गांव की सुरक्षा करे, गांव में जो भी घटना हो तत्काल पुलिस को सूचना दे, पुलिस गांव में आए तो रास्ता दिखाए, पुलिस अपराधियों को पकड़ने आए तो पुलिस की सहायता करे। यानी कि कुल मिलाकर पुलिस की मुखबिरी भी करे। तो एविडेंस में आपका अगर ग्राम रक्षक मुखबिरी करता है तो एविडेंस में इसका नाम गुप्त रखा जाएगा 125 में। यानी कि एविडेंस की कौन सी धारा, 125। मुखबिरों को कौन सी जासूसों या ट्रैप विटनेस को संरक्षण देती है, 125। अगला देखिए आपका इसमें, हाँ, मुखिया की जो रिपोर्ट होगी वह, यानी कि मुखिया माने ग्राम प्रधान की रिपोर्ट भी ग्राम रक्षक ही थाने पर लेकर जाएगा। यानी कि अब तो भाई डायरेक्ट मुखिया जी संपर्क में रहते हैं, लेकिन पहले मुखिया की रिपोर्ट कौन लेकर जाता था, ग्राम रक्षक अब हैं, लेकिन ग्राम चौकीदार पहले कहा जाता था 2007 के पहले। यानी कि ये कानून बनने के पहले उसका नाम क्या था, ग्राम चौकीदार।
यूपी में अभी भी ग्राम चौकीदार ही पढ़ना पड़ेगा आपका। इसके बाद धारा 60 ग्राम रक्षक दल पुलिस अधीक्षक, माने धारा 60 ग्राम रक्षक दल। तो ग्राम रक्षक दल की रचना भी की जा सकती है, किसके द्वारा? एसपी द्वारा की जा सकती है। गांव के लोगों में से ही एक दल बना दिया जाएगा, गुट बना दिया जाएगा। इसका भी कार्य मुख्य क्या रहेगा? गांव की सुरक्षा करना। इसके बाद 61 सामुदायिक संपर्क सूत्र आपका 61 के बाद आ जाइए अध्याय 7। अब अध्याय 7 सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में पुलिस व्यवस्था। तो धारा 62 आंतरिक सुरक्षा योजनाएं। तो आंतरिक सुरक्षा योजनाएं कौन बनाएगा, किस धारा के तहत बनाएगा? ये एक बार में जब बनेंगी तो कितने दिन के लिए बनेंगी, कितने दिन बाद इसका रिव्यू या रिवीजन हो सकेगा? बस यही आपका क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी आपका प्लानिंग बनाई जाएगी कि राज्य में आंतरिक सुरक्षा कैसे रहे। तो बस 3 क्वेश्चन इधर याद रखना धारा 62 में। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है कि कौन बनाता है। राज्य सरकार बनाती है कि पुलिस महानिदेशक की गृह मंत्री और इनमें से कोई नहीं? तो पहला को आपका आंसर क्या रहेगा? पुलिस महानिदेशक। दूसरा मॉडल ये बन सकता है कि पुलिस महानिदेशक बनाता है, राज्य सरकार बनाती है, पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से आंतरिक सुरक्षा योजना बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसा मॉडल दे तो क्या मार्क कराएंगे कि डीजीपी ही बनाएंगे, लेकिन किसके अनुमोदन से? राज्य सरकार। ये आ सकता है। दूसरा जो आपका माने ये रहता है कि जो जिला में पूछ सकता है कि जो जिले में इंटरनल सिक्योरिटी प्लानिंग होगी, आपका योजना हो स्कीम होगी, माने योजना इस यहाँ स्कीम लिखा है, स्कीम होगी, वह कौन बनाएगा? तो ये तो पूरे राज्य के लिए डीजीपी। जिले में स्पेशली पूछे तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई। ये आपका पहले खंड में ही है 62 के, और निचली लाइन देखिए आपका स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिले की आंतरिक सुरक्षा योजनाएं जिले के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी। ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए फिर एक बार हम बता रहे हैं, आ सकता है ये क्वेश्चन कि जिले की आंतरिक जो सुरक्षा की योजना है वह किसके द्वारा बनाई जाती है? दे देगा पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस अधीक्षक की सहमत से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, और लास्ट दे देगा पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से। तो क्या मार्क कराएंगे बताइए? डीएम और एसपी द्वारा क्या? अब ये नहीं कि डीएम की सहमत से एसपी, एसपी की सहमत से डीएम, ये सब नहीं, यही पूछ सकता है ये। तो डीएम और एसपी ज्वाइंट रूप से जिले की क्या बनाएंगे? आंतरिक सुरक्षा योजना। इसको अंडरलाइन कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सामान्यतः जो ये इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम बनेगी, यह कितने दिन के लिए बनेगी? 3 साल के लिए। और आपका कह सकते हैं और 3 साल की समाप्ति के पहले इसे एक बार रिव्यू किया जा सकेगा, यानी कि फिर से इस पर विचार किया जाएगा। तो समय याद रखना है भाई, कितने दिन के लिए? तो फिर आपका 4 क्वेश्चन यहाँ बने, फिर सतर्क रहना है प्री में। पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा अध्याय है? अध्याय 7 है। दूसरा क्वेश्चन अध्याय 7 में कितनी धाराएं हैं? केवल एक धारा है। कौन सी धारा है? 62। अगला क्वेश्चन आंतरिक सुरक्षा योजना किस धारा के तहत? तो 62 के तहत। राज्य के लिए कौन बनाएगा? तो पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार की अनुमति से
जिले के लिए कौन बनाएगा? डीएम और एसपी ज्वाइंट रूप से। और एक बार में ये योजना बनाई गई तो कितने साल के लिए बनाई जाती हैं? 3 साल। कितने साल पर इस योजना का रिव्यू या रिवीजन किया जाएगा? 3 साल। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से निकले। सबसे छोटा अध्याय भी है, ये भी आपका याद रखना है। उत्तराखंड ऐसा क्वेश्चन बनाता है। अगला आइए अब अध्याय 8, पुलिस की जवाबदेही। पुलिस की जवाबदेही का मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस अपने अधिकारों का उल्लंघन करे, अपनी शक्तियों का उल्लंघन करे, लोगों के प्रति अत्याचार करे, तो कम से कम उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। यानी कि उसको भी क्या बनाया जाए? जवाबदेह। देखिए आपका जवाबदेही के लिए अध्याय 8 है, धारा 63 आ जाइए। पुलिस की जवाबदेही के लिए अतिरिक्त तंत्र बनाया जाएगा। तो अतिरिक्त तंत्र बनाया जाएगा, ये 63 में है। तो आपका धारा 64 महत्वपूर्ण है। और राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन होगा। यहाँ ये आपका पूछ सकता है कि राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किस धारा में? तो 63 में, माने 64 में। तो राज्य स्तर पर जो प्राधिकरण बनेगा उसे आपका राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण कहेंगे। यहाँ जो गठन होगा उसमें ये पूछ सकता है कि कितने लोग होंगे? अधिकतम 5 लोग, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। ये पूछ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन कौन करेगी? राज्य सरकार। कितने व्यक्तियों से मिलकर यह अथॉरिटी बनेगी? टोटल 5 व्यक्ति, 5 टोटल 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। पूछ सकता है, इसको थोड़ा अच्छे से तैयार रखिए। कितने लोगों से मिलकर? 5, एक अध्यक्ष और कितने सदस्य? 4। इसके बाद आपका टिहरी गढ़वाल नहीं, आगे देखिए। इसके बाद धारा 65, राज्य राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना। तो राज्य 65 में बताया गया है राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना। तो इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 अन्य सदस्य होंगे। तो इसको दोबारा लिखने की कोई उतना आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पिछली धारा में ही लिखा भी गया है कि एक अध्यक्ष होगा प्राधिकरण में और 4 क्या होंगे? मेंबर। अब हो सकता है कि और क्लियर करने के लिए कि किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संदेह न रहे, इसलिए फिर से उसी बात को क्या किया गया है? रिपीट किया गया हो। तो कई बार ये होता है कि किसी व्यक्ति के मन में कोई संदेह न रहे, इसलिए मैं भी जो एक कई बातों को दोबारा क्या करता हूँ, मैं भी रिपीट करता हूँ कि जिस व्यक्ति के मन में संदेह हो उस व्यक्ति के मन का संदेह भी क्या हो जाए? दूर। तो आइए 65A, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना। तो एक अध्यक्ष, 2 सदस्य। तो फिर एक बार तैयार कर लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला आपका क्वेश्चन बनता है 65 से कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना किस धारा में? 65 में। कौन करेगी? तो राज्य सरकार करेगी। कितने लोग होंगे? 1+4, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। इसके बाद आपका जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना 65A में है। कितने लोग होंगे? 1+2, यानी कि एक अध्यक्ष और कितने सदस्य? 2। हो सकता है ये पूछ ले। फिर एक बार आइए, राज्य स्तर पर पूछे तो 1+4 देखिएगा, और जिला स्तर पर पूछे तो 1+2। इसके बाद धारा 66, राज्य अथवा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शिकायत प्राधिकरण की अपात्रता, यानी कि कौन नियुक्त होगा कौन नहीं, इसमें आपका पूछ सकता है। आपका एक तो वह भारत का नागरिक नहीं है तो नियुक्त हो सकेगा, उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक है तो नहीं हो सकेगा। यानी कि नकारात्मक रूप में दिया है, हम इसे सकारात्मक रूप में बता रहे हैं। देखिए जो बेयर एक्ट है,
ज़्यादातर नकारात्मक हैं, तो इसको हम किस रूप में बता रहे हैं? सकारात्मक। वह भारत का नागरिक हो, एज 70 वर्ष से क्या हो, कम हो, किसी पुलिस, सैन्य अथवा सहबद्ध संगठन में कार्यरत हैं, तब भी वह कह सकते हैं कि नहीं बनेगा, यानी कि इसमें न हो। लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है, तब भी नहीं बन पाएगा, इत्यादि इत्यादि। आपका नहीं पढ़ना उतना। नियुक्ति जरूर पूछी जा सकती है, आपका अच्छे से इसको तैयार रखना है। आपका राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा, ये पूछ सकते हैं। और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर एक बार देखिए, क्लास 2 का आपका मैंने खंड धारा 66 के खंड 2 का ए और खंड 2 का ए देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे और इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाए गए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल में से की जाएगी। तो दो क्वेश्चन यहाँ अच्छा बना। पहला क्वेश्चन ये बना कि जो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा, वह किसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो दे देगा उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवा न्यायाधीश, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, अब रिटायर हो गया, या हाई कोर्ट का जज रहा है, अब रिटायर हो गया है, तो इसे राज्य पुलिस शिकायत अथॉरिटी का क्या बनाया जा सकता है? अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा मॉडल ये बनता है कि जो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो आप यहाँ भी सतर्क रहना है। नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार, लेकिन आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुझाए गए आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल से। इसका मतलब कि ये हुआ कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा, वह आपका जो पैनल में नाम रहेंगे रिटायर जजों के, उनमें से एक नाम भेजेगा और राज्य सरकार उन्हीं को और राज्य प्राधिकरण का क्या बना देगी? अध्यक्ष। जो दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन, कि जो जिला स्तर पर शिकायत प्राधिकरण है आपका खंड 3 में, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? तो जो सेवानिवृत्त जिला जज हो, यानी कि सेवानिवृत्त क्या हो? जिला जज हो। और कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार, लेकिन किसके परामर्श से? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के क्या परामर्श? पैनल बनेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, थोड़ा उलझाऊ क्वेश्चन है। तो जो उलझाऊ क्वेश्चन होते हैं, उसमें कंसेप्ट आपका काम करेगा। और फिर हम दोनों को एक बार अध्यक्ष की नियुक्ति बता रहे हैं। जो राज्य स्तर पर राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन होगा, उसके अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर जज हो। इसकी नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार अपने मन से नहीं करेगी। आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों को ही क्या बनाएगी राज्य सरकार? अध्यक्ष। अब जिला स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। जिला स्तर पर जो जिला शिकायत प्राधिकरण है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा?
जो रिटायर हो लेकिन डीजे के पद से रिटायर हो, यानी कि जिला जज के। और कौन इनकी नियुक्ति करेगी? राज्य सरकार ही। लेकिन आपका अगला क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य सरकार करेगी तो अपने मन से नहीं करेगी, किसके परामर्श से? तो आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श, वो नाम भेजेंगे जो पैनल बनेगा। यहाँ से आपका 2 बार मैं बताया क्योंकि टेढ़ा क्वेश्चन यहाँ बनता है। अगला देखिए धारा 67, राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। ये भी आपका पूछ सकता है कि अध्यक्ष का कार्यकाल और कितना होगा, सदस्य का 3 वर्ष होगा। ये भी याद रखिएगा। कार्यकाल के पहले ये इस्तीफा दे सकते हैं और किसको इस्तीफा दे सकते हैं? राज्य सरकार को। तो 2 ही क्वेश्चन बनता है आपका। सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल पूछ सकता है, बस एक लाइन याद रखना है, कितना साल? 3 साल। इसके बाद 68, राज्य एवं जिला शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का पद से हटाया जाना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनको पद से कैसे हटाया जाएगा? तो राज्यपाल के आदेश द्वारा हटाया जाएगा। और किस आधार पर? तो 4 आधार दिए गए हैं। तो यहाँ पूछ सकता है भाई कि राज्य एवं जिला शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को रिमूव करने के लिए कहाँ दिया गया है आपका, मैंने कह सकते हैं मैंने प्रावधान 68 में। कौन हटा सकता है, रिमूव कौन कर सकता है? अब देखिए भरमाएगा कैसे। महानिदेशक, राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय। तो कौन पद से हटा सकता है? राज्यपाल। जो बैरक में है वही मारिए, अपने मन से नहीं। कौन? गवर्नर, राज्यपाल। तो किस आधार पर हटा सकते हैं? तो 4 में से किसी एक आधार पर। 4 आधार देखिए। पहला है प्रमाणित यानी कि सिद्ध या साबित। अवचार माने मिसकंडक्ट या दुर्व्यवहार, माने सिद्ध दुर्व्यवहार या अवचार। दूसरा प्राधिकरण के कर्तव्यों के पालन में निरंतर उपेक्षा। तीसरा है कि वह अपात्र हो गया है, धारा 66 के तहत योग्यता मैंने खो दिया है। और चौथा है किसी सदस्य द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त कोई अन्य वैतनिक नियुक्ति प्राप्त करने पर, यानी कि पद पर है और जाकर कोई वेतन पा दूसरा पद धारण कर लिए, फ्री में नहीं किए, वहाँ क्या पा रहे हैं? वेतन। तो राज्यपाल इनको क्या करेंगे? पद से हटा देंगे, आदेश द्वारा हटाएंगे। इसके बाद 69 कर्मचारी राज्य सरकार नियुक्त करेगी आपका। इसके बाद आपका 70 कार्य संचालन, यानी कि आपका जो ये प्राधिकरण होगा, आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आपका कार्य संचालन। तो ये पूछ सकता है कि क्या प्राधिकरण यानी कि नियम बना सकता है कि नहीं, अपने कार्य संचालन के लिए बना सकता है, लेकिन किसके अनुमोदन से? राज्य सरकार। बस एक लाइन। इसके बाद 71, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य क्या होंगे? तो आपका कार्य क्या होंगे? तो कार्य यही होंगे कि पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें मिलती हैं उन शिकायतों की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट किसको प्रेषित करें? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार से मांग की जाए ये पुलिस वाला गलती किया है और इनके विरुद्ध आप क्या करिए? कार्रवाई। और राज्य सरकार चाहे कार्यवाही करे या न करे वो अलग बात है। तो क्या मतलब इतना तामझाम का, जब कार्यवाही करना किसके विवेक पर हो गया कि राज्य सरकार के ही, तो इतना सब भाई बाध्यकारी होता कि इनकी रिपोर्ट पर राज्य सरकार मैंने क्या करेगी? कार्यवाही करेगी। तो बाध्यकारी है नहीं। तो इसको 71 थोड़ा घर पर एक बार देख लीजिएगा, बहुत लंबा है भाई, पढ़ाना संभव नहीं। आइए 72 देखा जाए। राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां क्या होंगी? तो सिविल न्यायालय माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति को यह अपने पास बुला सकता है, कोई आदेश दे सकता है, कोई सूचना प्रदान करने के लिए कह सकता है,
प्रश्न पूछ सकता है इत्यादि। तो किस न्यायालय की से शक्तियां प्राप्त होंगी? सिविल न्यायालय की, क्रिमिनल न्यायालय, सिविल न्यायालय। लेकिन आईपीसी की भी कुछ धाराएं लागू होंगी। कौन कौन? 176 और 177। लेकिन किसका पावर इसे होगा? सिविल कोर्ट का। इसके बाद 73 राज्य जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट किसको भेजेंगे? आपका भाई राज्य सरकार को। और किसको भेजेंगे? और 74 आइए, शिकायतकर्ताओं के अधिकार। यहाँ क्वेश्चन आपका 74 से बन सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस कर्मियों के किसी मिसकंडक्ट या गंभीर मिसकंडक्ट से संबंधित शिकायत आपका शिकायत प्राधिकरण में कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति जाकर शिकायत प्राधिकरण में ये कह सकता है कि इस पुलिस वाले ने आपका अवचार किया है, मिसकंडक्ट या दुर्व्यवहार किया है या गंभीर दुर्व्यवहार किया है। अब ये है कि भाई ये जो शिकायत प्राधिकरण है, यह कोई आपका माने शिकायत स्वीकार नहीं करेगा अगर कोई अन्य प्राधिकरण या अथवा न्यायालय द्वारा उस शिकायत की जांच चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अन्य संस्था द्वारा उस मामले की जांच चल रही है तो ये प्राधिकरण उस मामले में शिकायत एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। जैसे सीबीआई जांच चल रही है या न्यायालय में ही जांच चल रही है, मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है, तो अब ये प्राधिकरण उस मामले में अभी कोई कार्रवाई करेगा कि नहीं? पुलिस के खिलाफ जांच, कोई शिकायत नहीं सुनेगा। एक और आपका कह सकते हैं कि है कि शिकायत अगर कोई व्यक्ति करता है तो बिना नाम के शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि नाम जद शिकायत करिए, ये नहीं कि खाली छोड़ दीजिए। यानी कि जब शिकायत कर रहे हैं तो अपना नाम वहाँ क्या करिए। और आजकल तो मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है नाम के साथ, क्या? मोबाइल नंबर, क्योंकि वहीं पता मान लिया गया है तो नाम के साथ मोबाइल नंबर। और जैसे ही आपका मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है। अब जांच कहां तक पहुंची और जांच में क्या निष्कर्ष निकला, ये शिकायतकर्ता को जानने का क्या होगा? हक होगा। भाई आपका जांच की लंबिता अवस्था में विलंब क्यों हो रहा है और जांच निष्कर्ष में क्या निकला, ये किसका अधिकार है जानने का? शिकायत करता। इसके बाद 75 पढ़ना नहीं है। 76 वित्त पोषण कृत्यों में दक्षता पूर्वक निष्पादन के लिए भाई राज्य सरकार बजट मुहैया कराएगी तभी तो ये प्राधिकरण चलेंगे। तो कौन पैसा मुहैया कराए? राज्य सरकार का पैसा। और ऐश करिए, यानी कि कैश लेकर क्या करिए? ऐश करिए। तो जैसे कि आपका कैश मांग रहे हैं उत्तराखंड में ऐश करने के लिए, तो कितना कैश मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, ये भी नहीं है कि एक नंबर से सबको जाए। और लगभग सभी के पास मैसेज गया है। किसी के पास टेक्स्ट मैसेज, तो किसी के व्हाट्सएप, तो किसी के टेली माने किसी के कुछ। और पैसे की मांग की जा रही है कि 25,000 एडवांस और 3 दिन पहले क्या करिए? पेपर लीजिए। तो आज 17 हो गया, 18, 19, 20, 21, कल के बाद देखा जाएगा आपका कि पेपर आया कि नहीं। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर कोई एक आदमी फर्जी पेपर भी क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हंगामा मच जाएगा। भले फर्जी मैंने अगर कोई फर्जी पेपर अपना बना के जैसे आयोग बनाता है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो देखिए कितना हंगामा मचता है। अब आधा लड़के वैसे ही परीक्षा छोड़ देंगे। तो कोई भरमा भी सकता है, भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग ऐसे रहते हैं कि भरमा देते हैं पेपर आपका मैंने ये कर देंगे और कहेंगे कि हम तो जाएंगे, भले आप न जाइए, भले आउट हो गया। तो देखिए आगे भाई आपका अध्याय 9 कल्याण और शिकायतों का निवारण। देखिए क्या, चलिए ठीक है। देखिए अध्याय 9 भाई, कल्याण और शिकायतों का निवारण, ये भी देख लिया जाए।
यानी कि पुलिस वाला है तो पुलिस वालों के भी तो कल्याण की सोचिए। देखिए भाई आपका यहाँ देखिए अध्याय 9 देखिए, कल्याण और शिकायतों का निवारण। यानी कि पुलिस वाले की अगर कोई शिकायत है और पुलिस वालों का कल्याण किया जाए, जैसे कि ड्यूटी की शिकायत है, कोई मर गया, अक्षम हो गया, या आवास की शिकायत है, आपका तमाम पुलिस वालों की शिकायतें हैं, उनकी भी शिकायतें सुनी जाए। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा कि कचहरी में बवाल होता है और पुलिस वाले स्वयं कमिश्नर के यहाँ पहुँचते हैं, आपका प्रदर्शन करते हैं कि वी वांट जस्टिस। वकीलों की शिकायत तो सभी सुन लिए और हमारी शिकायत का क्या होगा। तो मीडिया वालों ने देखा होगा आपने कि मीडिया वाले केवल पुलिस का पक्ष ले रहे थे और पूरा दोष किसको दे रहे थे, वकीलों को। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा इसकी घोर आलोचना की गई और थोड़ा धमकाया भी गया कि आप जो भी समाचार चलाइए, क्या चलाइए, निष्पक्ष चलाइए। वकील भी मारे गए हैं और आप केवल पुलिस का ही वीडियो दिखा रहे हैं। 10 वकील जाकर और स्टूडियो क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तब आपको होश आएगा, तब थोड़ा मीडिया उसके बाद अब देखिए पुलिस वाले सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि वकीलों के विरुद्ध, आपका ये सही बात है कि वकील वर्ग ही ज़्यादा पुलिस को मारा था, लेकिन लेकिन वकील पूरे देश के वकील क्या हो गए, एक हो गए और तमाम तामझाम हुआ और तमाम आपका समस्याएं भी आई। फिर आपका पुलिस को हटाकर अर्धसैनिक बल लगाना पड़ा कचहरी में वहाँ। तो अलग बात है। तो पुलिस वाले भी कहने लगे कि वी वांट जस्टिस, यानी कि हम लोग मारे जा रहे हैं, न कोर्ट सुन रहा है, न सरकार, न ये कमिश्नर। तो हम लोग हड़ताल, पत्नी उतनी को लेकर सब पहुंच गए थे, बच्चों को लेकर प्रदर्शन कर। देखे होंगे आप लोग काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में। तो कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि हम आपका केस लड़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक कुछ हुआ नहीं। आपका सारे सारे मुकदमों पर क्या लग गई, नए मुकदमे दायर ही नहीं होंगे बिना न्यायालय की अनुमति के। रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जानता था कि बवाल ज़्यादा हो जाएगा और पूरे देश के अधिवक्ता क्या हो जाएंगे एक, और कचहरी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अलग बात है, तो इनकी शिकायतें भी सुन लिया जाए। देखिए आपका अध्याय 9 में है भाई, धारा 77 पुलिस अधिकारियों का कल्याण। तो पुलिस महानिदेशक अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों के कल्याण के लिए उपायों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। और आपका राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक को परामर्श देने के लिए और उनकी सहायता के लिए एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकेगी। यानी कि कौन जिम्मेदार हैं कि पुलिस के कल्याण के कार्यों को लागू किया जाए इत्यादि, तो डीजीपी, और डीजीपी का सपोर्ट कर किया जाए, इसके लिए राज्य सरकार क्या कर सकती हैं, एक या अधिक पुलिस अधिकारी क्या कर सकती हैं, नियुक्त। अब पुलिस कल्याण ब्यूरो 78 में है। तो पुलिस कल्याण ब्यूरो आपका एक प्रधान, इसकी स्थापना आपकी होगी और इसकी स्थापना होगी और इसमें प्रधान अधिकारी होगा जिसका पद डीआईजी से नीचे का नहीं होगा। ये पूछ सकता है कि पुलिस कल्याण ब्यूरो का जो अध्यक्ष माने जो हेड होगा उसका पद किससे नीचे का नहीं होना चाहिए, तो आपका जवाब रहेगा डीआईजी। अब ये जो पुलिस कल्याण ब्यूरो है, इसका कार्य भी आपको देख लेना है कि ये क्या क्या कार्य करेगा। तो भाई आपका जो पुलिस वाले बीमार हैं या पुरानी बीमारी है, तो पुरानी बीमारी बताइए एक दो आप लोग भाई। तो कौन सी कही जाती हैं पुरानी और गंभीर बीमारी में उनको भाई मेडिकल हेल्प दिया जाए। तो दमा दमा उमा हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया हाई, तो ज़्यादातर पुलिस वाले वैसे भी क्या होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, यानी कि भाई रोज आपका काम ही है।
देखिए, जो आदमी जिस आपका समाज में रहता है, मैं बता दूं, उस समाज के हाव भाव इत्यादि उसे अपने आप आ जाते हैं। जैसे अधिवक्ता कोर्ट में है तो कोर्ट के हाव भाव इत्यादि अपने आप आ जाएंगे। आपका जैसे कि आपका पुलिस वाले हैं, रोज यही काम है उनका, तो अपना गाली साली इत्यादि देते रहते हैं, तो उनकी आदत बन जाती है। आप उस सभ्यता से बात करिए तब भी गाली, घर में जाएंगे तब भी गाली, समाज में जाएंगे तब भी गाली, वो आदत बन जाती है, उसमें कोई ये नहीं है। इसके बाद आपका अगर पुलिस वालों को ड्यूटी के दौरान चोट लगती है इत्यादि होता है, तब कैसे सहायता की जाए। सेवा ने कार्य करते हुए मर गया, तब भी सहायता करिए, उनके परिवार वालों को सहायता करिए, आश्रितों को सहायता करिए, शिक्षा दिलवाइए इत्यादि आपका कार्य होगा। किसका? तो पुलिस ब्यूरो का। मैंने ये सब किया जाता है। तो पुलिस वालों को पैसा वैसा भाई मेडिकल आपका तमाम मिलता है। इसके बाद 79 बीमा और जोखिम भत्ता, तो राज्य सरकार सभी पुलिस वालों का बीमा कराए, ताकि चोट लगे या अक्षम हो जाए या पुलिस वाले मर जाए तो उसको क्या दिया जाए? बीमा। तो बीमा दिया जाए। तो बीमा आपका कह सकते हैं एक समाश्रित संविदा है जो आयोग मानता है। और 31 के तहत एक दिन बीमा आप आइए, धारा 80 शिकायत निवारण, तो पुलिस महानिदेशक करेंगे शिकायत का निवारण राज्य सरकार के अनुमोदन से आपका। इसके बाद अध्याय 10 साधारण अपराध शास्तियाँ और उत्तरदायित्व, तो अध्याय 10 थोड़ा ब्रेक के बाद आपका बताया जाएगा। भाई 2 मिनट रुके रहे भाई, एक लोग आए हैं। और आपका अभी 10-15 मिनट बाद इसके बाद बता के तब एविडेंस शुरू होगा। ये क्या आइए, हो इधर आ जाइए, इधर से ही आ जाइए, रास्ता है। हाँ हाँ भाई, आइए हो, आइए आइए। इतना दी जाए आपका। आज पुलिस एक्ट ही आपका चलेगा, एविडेंस कल चलेगा भाई। फिर एक बार कल परसों 2 दिन चलेगा। और कल सेकंड पीरियड में आपका आईपीसी चलाई जाएगी, ताकि आपका ये आईपीसी भी एक दिन जरूरी है चलाना अपना। आइए शुरू किया जाए भाई, लोग आते रहेंगे, अब कितना वेट किया जाए। देखिए, अध्याय आपका 10 भाई शुरू करना था, यानी कि अब आपका 8 धाराएं बची हैं, यानी कि 81 से लेकर और 88 तक। लेकिन इधर से आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इधर जो क्वेश्चन आते हैं वह अपराध और शास्तियों से और कुछ मिसलेनियस हैं। तो आपका 18(1) देखा जाए, अनियंत्रित आचरण, यानी कि अनकंट्रोल कंडक्ट किया जाता है, अनियंत्रित आचरण किया जाता है, तो यह 81 में दंडनीय होगा। और यहाँ से जो दंड की मात्रा है वह भी आपको याद करके जाना है। देखिए 81 में, यदि कोई व्यक्ति किसी मार्ग, गली, आम रास्ते या खुले स्थान जो सार्वजनिक हो में के अपराध निम्नलिखित में से कोई करता है, जिसमें वहां के निवासियों या राह चलने वाले व्यक्तियों को असुविधा हो, परेशानी हो, खतरा हो, तो न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराए जाने पर कम से कम 500 रुपया जुर्माना और अधिकतम कितना? 1000। बस यही याद रखना है, ये अनकंट्रोल आपका ऑफेंस है। इसके बाद आपका दिया है कि कौन कौन से अपराध करता है भाई। तो नशे में धुत है, या दंगा करता है, या सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करते हुए पाया जाता है, पुलिस अग्निशमन दल या किसी अन्य आवश्यक सेवा को झूठा अलार्म लगाकर गुमराह करता है, या जानबूझकर अफवाह फैलाता है, तो ऐसे लोग दंड के भागी होंगे
और कम से कम कितना जुर्माना 500 और अधिकतम कितना 1000। इसके बाद आपका दूसरा खंड भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा वारंट के बिना अरेस्ट किया जा सकेगा। आइए भाई बैठिए। देखिए फिर एक बार भाई 1 मिनट शुरुआत किया जाए, अभी एक दो लाइन हुआ था। धारा 81 में आपका अनियंत्रित अपराध दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कुछ अपराध करता है जिससे आम जनता को परेशानी, असुविधा या आक्षेप या क्षोभ होता है तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। दंड याद करके जाना है, कम से कम 500 रुपया जुर्माना 81 में है और अधिकतम कितना जुर्माना है 1000। तो कौन कौन सा अपराध करता है, तो आपका नशे में धुत है। तो सबसे अच्छा तरीका अगर समय हो तो आप इसको आईपीसी से भी जोड़ सकते हैं। नशे में धुत है और लोक स्थान में अवचार करता है तो आईपीसी की कौन सी धारा 510 आईपीसी में सबसे कम कारावास का दंड की धारा में है 510 कितना है 24 घंटे का कारावास या 10 रुपया जुर्माना या दोनों। दंगा करता है तो दंगे की परिभाषा किस धारा में आईपीसी में 159। या उपद्रव करता है, उपद्रव मतलब राइट करता है यानी कि बलवा करता है तो बिहार में पूछा भी गया था। बलवा की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में 146 में। यानी कि बलवा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति 5 सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं उनमें से कोई बल या हिंसा का प्रयोग। तो आपका या पुलिस या अग्निशमन दल या इत्यादि को झूठी सूचना देता है या अफवाह फैलाता है कि पेट्रोल देश से खत्म हो गया, अब प्याज भी क्या हो गई, खत्म हो गई, और आपका और पेपर भी क्या हो गया आउट। तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। एक बात याद रखिएगा आपका। और पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकेगी, गिरफ्तार कर सकेगी। तो आपका इसको जोड़ लेना है पुराना पुलिस अधिनियम से, धारा 34 में शुद्ध रूप से आएगा। और ऐसे लोगों को भी पुराने पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत पुलिस वारंट के बिना क्या कर सकती थी, गिरफ्तार। और वहाँ थोड़ा दंड की मात्रा ज़्यादा थी, 8 दिन का कारावास या 50 रुपया जुर्माना। लेकिन उत्तराखंड में दंड थोड़ा कम है, कितना है 500 रुपया कम से कम और अधिकतम 1000। हाँ, इसके बाद इस अपराध का समन किया जा सकता है, घटना स्थल पर ही समन हो जाएगा। अब ये है कि जो विहित न्यूनतम राशि की आधी राशि जमा करने पर तो जुर्माने की विहित न्यूनतम राशि कितनी है 500 और उसका आधा कितना हुआ 2800। तो अगर 2800 तुरंत आप दे देते हैं तो अब 500 2800 ही तो हुआ। न्यूनतम राशि की आधी राशि, ठीक है भाई, 500 कम से कम है तो आपका 250 रुपया, आधी 250 हुआ तो 250 रुपया दे देते हैं तो तुरंत जहां आप हैं वहीं घट अपराध का क्या हो जाएगा, समापन। अगर तुरंत समन नहीं होता तो पुलिस वारंट के बिना हिरासत में ली हैं तो कम कितने घंटे तक बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के रख सकती है, 24 घंटे। इस प्रकार 81 भी समाप्त हो गया। 82 82 आपका पूछा जा सकता है कि विधि और व्यवस्था को प्रबंध को माने प्रभावी बनाने के लिए आपका कह सकते हैं कि मंडलायुक्त द्वारा यानी कि कमिश्नर द्वारा राज्य सरकार तथा विभिन्न अन्य एजेंसियों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है भाई, देखिए अगर ये पूछ ले कि समन्वय मंडल स्तर पर किसके द्वारा किया जाएगा तो कमिश्नर मारिए। जिला स्तर पर पूछे किला एंड आर्डर सही ढंग से काम करे
किसके लिए समन्वय किसके द्वारा किया जाएगा, तो जिला मजिस्ट्रेट मारिएगा, एसपी नहीं। क्या मारेंगे, जिला मजिस्ट्रेट आपका मारेंगे। इसके बाद आपका 83 आदेशों और निर्देशों का पालन न करने के लिए शास्ति। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 83 किसकी पूरक धारा है, तो 51, 52, 53, 81 उपर्युक्त सभी। तो किसकी पूरक धारा है, उपर्युक्त सभी। धारा 83 के तहत किसके लिए दंड का प्रावधान है, दे देगा 51, 52, 53 के उल्लंघन के लिए, उपर्युक्त सभी के उल्लंघन के लिए। तो क्या मारेंगे, उपर्युक्त सभी। हो सकता है ऐसा आ जाए, यानी कि जो व्यक्ति धारा 51, 52 या 53 या 81 को उपधारा 3 और 4 के अधीन जारी किए गए विधिपूर्ण आदेशों का पालन नहीं करेगा, तो वह न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और मुकदमा जब चलेगा तो अधिकतम कितना तक के लिए सजा हो सकती है, कारावास की सजा नहीं है, केवल जुर्माने की सजा है। याद किए रहिएगा, 10,000 रुपया। तो 51, 52, 53 और 81 के क्लास 3, 4 का उल्लंघन करने पर कितनी सजा है, पूछ ले तो अधिकतम कितना, 10,000। धारा 51, 52, 53 के अपराध, 81 के नहीं, देखिए यह भी टेक्निकल। किन अपराधों का समन घटना स्थल पर ही किया जा सकेगा, तो 51, 52, 53 उपर्युक्त सभी। तो सभी मारेंगे। किसका नहीं किया जा सकेगा, तो 81 की उपधारा कौन सा, 3 और 4 नहीं दिया है सेकंड खंड में। तो इनका आपका घटना स्थल पर समन किया जा सकेगा, थाने के प्रभारी अधिकारी कर सकेगा, लेकिन यहाँ न्यूनतम राशि नहीं, यहाँ पॉइंट पकड़ना है, पिछली धारा से अलग है। यहाँ अधिकतम राशि की कितना जमा करने पर, आपका अधिकतम राशि की आधी राशि। तो अधिकतम राशि कितनी हो सकती थी, यहाँ जुर्माना 10,000, तो आधी कितना हो गया, 5,000। फिर एक बार याद रखिए, आपका जो 81 में था न्यूनतम का आधा था, और 83 में जो दिया गया है वह अधिकतम का कितना, आधा। और 81 में न्यूनतम 500 था, अधिकतम 1,000, और 83 में केवल अधिकतम दिया गया है, न्यूनतम नहीं दिया गया है, तो अधिकतम दंड कितना है, 10,000, और इसका आधा घटना स्थल पर दे दी, यानी कि कितना, 5,000। अब रंगा सियार आ जाएगा 84 में, कई बार बहुरूपिया बताया गया है या रंगा सियार बताया गया है। पुलिस वर्दी का अनाधिकृत प्रयोग, यानी कि जो कोई पुलिस वाला नहीं है वर्दी पहन लेगा और समाज में दिखाएगा कि हम पुलिस वाले हैं, तो वह दंड का भागी होगा। या कोई बिल्ला वाला चिन्ह धारण कर लिया तो कितना दंड पाएगा, तो 6 माह का कारावास या 5,000 रुपया जुर्माना, या दोनों। तो इसको बहुरूपिया या प्रतिरूपण या रंगा सियार भी कहा जाता है। इसके बाद आपका 85 भी महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारी इत्यादि द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ। तो ये जो दंड दिया जाएगा ये कौन देगा, विभागीय दंड है 85 में कि न्यायिक दंड है। तो फिर एक बार याद रखिए, विभागीय दंड धारा 23 में था और न्यायिक दंड किस में है, 85 में। एक लाइन याद करिए तो अलग से कहीं लिख लीजिए। आपका न्यायिक जांच किस में है, 85, और विभागीय जांच किस में है, धारा 23। ऐसा क्वेश्चन यूपी एपीओ में आ चुका है, तो चांस है पूछने का। विभागीय जांच 23 नहीं, विभागीय दंड 23 एक जगह लिख लीजिए, और न्यायिक दंड उपेक्षा कर्तव्य इत्यादि के लिए 85 आ सकता है। देखिए दंड कितना मिलेगा, 3 महीने के वेतन के बराबर के अधिकतम धनराशि के जुर्माने से, या अधिकतम 3 मास के कारावास से, या दोनों से। तो बस यही याद रखना है कि अगर उपेक्षा बढ़ता है, ड्यूटी में लापरवाही बढ़ता है, बिना मने अनुमति के इस्तीफा देकर भाग गया, कायरता का दोषी है, आपका नशे की हालत में ड्यूटी करता है, या कह सकते हैं ऐसा कार्य करता है जिसे उसे शोभा ही नहीं देता,
बिना छुट्टी के भाग गया है घर पर इत्यादि, तो ऐसी दशा में वो दंड का भागी होगा। दंड याद रखिएगा, आपका कितना मिल सकती है सजा, तो 3 मास के वेतन के बराबर जुर्माना या 3 मास का कारावास या दोनों। आ सकता है ये भी क्वेश्चन। ये न्यायिक कार्यवाही है कि विभागीय कार्यवाही? ये न्यायालय दंड देता है कि विभाग? न्यायालय। अब विभाग देगा तो इसके लिए 23, कौन सी धारा? 23, और न्यायालय में मुकदमा चलेगा तो 85। आज अध्याय 11 लास्ट अध्याय देखा जाए। आपका 86 निरसन और व्यावृत्ति, यानी कि पुराना पुलिस अधिनियम 1861 को आपका पुराना पुलिस अधिनियम 1861 को उत्तराखंड से निरसित किया गया है, तभी तो नया कानून लागू होगा। तो किस धारा के तहत पुराना कानून आपका उत्तराखंड में निरसित किया गया है? 86 के तहत। क्यों? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, यानी कि एक ही विषय पर 2 कानून पैरल या समानांतर नहीं चल सकते। इसी प्रकार आपका संविधान में जोड़ना चाहेंगे तो अनुच्छेद 395 जोड़ सकते हैं। केजरीवाल की खांसी हो गई है। लाख उपाय किया जा रहा है, पता ना क्या। मैंने सिरप से लेकर सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अभी खांसी ये जा नहीं रही है। देखिए भाई, आपका सीआरपीसी की धारा 484 को रिलेट कर सकते हैं, और संविधान का अनुच्छेद 395 कर सकते हैं, और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 86। क्योंकि पुराना कानून जब तक निरसित नहीं होगा तब तक उस विषय पर नया कानून लागू, तो केवल उत्तराखंड में निश्चित किया गया। कब का कानून? तो पुलिस अधिनियम 1861, लेकिन यूपी में अभी वही 1861 वाला ही पढ़ना है। आइए 87 पूछ सकता है, तो नियम और विनियम बनाने की शक्ति, तो 2 ही लाइन। नियम कौन बनाता है? राज्य सरकार। विनियम कौन बनाता है? डीजीपी, यानी कि पुलिस महानिदेशक। विनियम पुलिस महानिदेशक बनाता है, तो किसके अनुमोदन से? राज्य सरकार। ये 2 लाइन। और 88 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, इसे सर हेनरी अष्टम खंड कहा जाता है, यानी कि राज्य सरकार को ये पावर दिया गया है कि अगर इस कानून के लागू होने के अगले 3 साल के अंदर कानून को लागू करने में कोई समस्या आती है, तो राज्य सरकार विधानमंडल से पास, विधानसभा से बिना पास कराए आदेश द्वारा उस समस्या का निराकरण कर सकेगी, कानून में संशोधन कर सकेगी। लेकिन संशोधन करने के बाद वह संशोधन विधानसभा के पटल पर क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। तो कितने साल के लिए ये था? 3 साल। ये विधायिका का कार्य किसको दे दिया गया? कार्यपालिका को। तो जब विधायिका का कार्य ज़्यादा कार्यपालिका को दे दिया जाता है, तो ये इंग्लैंड का सम्राट ये काम किया था। सर हेनरी अष्टम जो था राजा, और वो संसद से कानून न बनाकर कार्यपालिका के अधिकारियों को क्या दे दिया था? पावर। इसीलिए जहाँ जहाँ ये मिले उसको सर हेनरी अष्टम खंड जैसा माना जाता है। तो कौन है आपका? 88। आपका कितने साल के लिए केवल पावर था? 3 साल। तो 19 मार्च 2008 को लागू हुआ, तो 2009, 2010, 2000 आपका 11, यानी कि 18 मार्च 2011 के बाद इस धारा का कोई महत्व नहीं। पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी धारा है जिसका अब कोई महत्व नहीं है, तो यही धारा है, लास्ट धारा। कौन सी? 88। इसी के साथ आपका जो कठिनाइयों को दूर करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया, इंटरव्यू में भी जे के पूछा गया था, 392 जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 392
और बिहार में जे में पूछा जाता है एडी ला में। फिर एक बार याद रखिए, बिहार जे में एडी ला जब हम पढ़ाएंगे भविष्य में, वहाँ आपका सर हेनरी अष्टम खंड के बारे में बताएंगे। लेकिन इंटरव्यू में संविधान में पूछा गया है कि सर हेनरी अष्टम खंड का माने प्रावधान आर्टिकल किस में है, तो 392। एक बार पढ़ कर आइए। राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि संसद की प्रथम बैठक के पहले आपका अगर संविधान को लागू करने में समस्या आएगी तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान में क्या कर सकेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कब तक के लिए? संसद की प्रथम बैठक यानी कि जब गठित होगी संसद, उसके प्रथम बैठक के क्या पूर्व, यानी कि लोकसभा की जो प्रथम बैठक होगी। तो इस प्रकार आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम भी समाप्त हो गया। और कल आपका क्लास जो चलेगा वह आपका पहले एविडेंस चलेगा और बाद में आईपीसी। तो कल भाई एविडेंस लेकर बेयर एक्ट आइए और नोट्स लेकर आइए, कल चल पाएगा। नहीं, थोड़ा काम भी है, तबीयत भी उतना सही नहीं, तो क्यों चली गई लेने अभी आप भी? कल आइए।